ठीक। और हमने रिवीजन कैसी करनी है? सुपर फास्ट। तो बस हम तेजी से करते जाएंगे, लेकिन अगर किसी चैप्टर की आपको थोड़ी सी तमी हुई रिवीजन चाहिए, 1 घंटे की कोई डिस्कशन वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि वो हमने कोर्स का लिंक डाल दिया, वहां तसल्ली से यहाँ जितना टाइम है हम उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मेन टारगेट है, हमने पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो सुपर क्विक वे में चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन है। पहले बुक्स की डेफिनेशन है, वो कहते हैं किसी भी किस्म का रिकॉर्ड बुक्स कहलाता है। कोई भी डीड्स, वोचर, राइटिंग, कोई भी ऐसी चीज हो बुक्स कहलाती है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आती है तो उसमें 3 चीजें हमेशा काउंट होंगी: एसेट्स लाइबिलिटीज के रिकॉर्ड, रिसीट एंड पेमेंट के रिकॉर्ड्स, इनकम एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड, आपके जितने भी हैं ये 3 हमेशा काउंट होंगी। अगर कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग भी करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इस तरह का काम करती है, तो एक चौथी तरह का रिकॉर्ड होगा जो कि कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड होंगे, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, इस तरह के रिकॉर्ड होंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 3 चीजें हमेशा काउंट होंगी, और चौथी आपने सिर्फ तब काउंट करनी है जब आप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हो। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है जो कंपनी के अफेयर सही से दिखाएं। 10 साल के लिए इनको संभाल के रखना है आपने, अच्छी हालत में रखना है। अगर कंपनी की लिक्विडेशन भी शुरू हो गई तो लिक्विडेटर भाई भी इन रिकॉर्ड्स को जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक संभाल के रख रहा होगा। ये रिकॉर्ड आपने नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखने हैं, साफ हालत में होने हैं। और ये वाली बात हमें पहले से पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, आप हार्ड बाउंड कॉपी में रख सकते हैं, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, दोनों तरह से आपको अलाउड है। ये बुक्स रखनी कहाँ है? बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ये बुक्स रखनी है, लेकिन अगर आप किसी और जगह रखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रार को बता सकते हैं, और इजाजत नहीं लेनी, बस उसे बता देना है कि हम फलाना जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम किसी और जगह पे भी रख सकते हैं रजिस्ट्रार को बता के। और तीसरा ये कि अगर हमारे पास ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच पे सारे रिकॉर्ड रखें, और उसकी पीरियोडिकल समरी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या वो जो मेन जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं वहां भेज दे, तो इट शैल बी डीम कि हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। देन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन में डायरेक्टर्स ये फ्रीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। डायरेक्टर्स कभी भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन मेंबर्स नहीं देख सकते ओपनली जब तक लॉ इजाजत ना दे दे, या जब तक जनरल मीटिंग में कोई कानून ना पास हो जाए, या जब तक डायरेक्टर्स को कानून ना पास कर दें। तो मेंबर्स हर चीज नहीं देख सकते सिवाय उसकी जो लॉ इजाजत दे, या मेंबर्स खुद से पॉलिसी बना दें जनरल मीटिंग में, या डायरेक्टर्स ओके कर दें। लेकिन डायरेक्टर कोई भी रिकॉर्ड देखना चाहें तो देख सकते हैं, हाँ, लेकिन मुल्क से बाहर जो रखा हुआ रिकॉर्ड है उसके समरीज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, ताकि वो पाकिस्तान में उसको इंस्पेक्ट कर सकें, और एम्प्लॉइज उनको फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 6 टॉपिक हैं, जिनमें से मतलब पहले 2 टॉपिक थोड़े से बड़े हैं और उसके बाद आगे वाले टॉपिक छोटे छोटे से हैं। देन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो किताब खामखा अकाउंटेंट्स को डेफिनेशन बताने लगी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। वही 5 चीजें जो आप हमेशा से जानते हैं फाइनेंशियल्स की, वो 5 काउंट करना है, फिर आपने कंपेरेटिव ऐड कर देना है, और एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। देन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या होगा, एक लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, जो कि तकरीबन आपके पास स्क्रीन पे सारा का सारा सामने नजर आ रहा है। किताब में ये सेक्शन तोड़ तोड़ के है, लेकिन हम इसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स बनते हैं, जो कि 12 महीने से बड़े अकाउंट्स नहीं बनने चाहिए, और ये अकाउंट जो है इसकी एक्सटेंशन मिल सकती है, यानी अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट 12 महीने के बनेंगे, 12 महीने से बड़े नहीं बनेंगे, जरूरत पड़ने पे आप रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन ले सकते हैं। फिर इनके ऊपर साइनिंग होगी, डायरेक्टर अपनी मीटिंग में उसको साइन करेंगे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर इसके ऊपर साइन करेंगे। लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ भी उसमें ऐड हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसकी जगह को और बंदा भी साइन कर सकता है, तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करे होंगे। सिंगल मेंबर कंपनी की जो अकाउंट्स है उसी का अपना जो मेन डायरेक्टर वो साइन कर रहा होगा। फिर एक स्पेशल केस है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है 1 मिलियन से छोटे शेयर कैपिटल वाली, क्योंकि इसने ऑडिट शॉडिट वगैरह नहीं करवाना होता, तो ये फिर अपना एफिडेविट देंगे कि हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं और हमारे अवेलेबल हैं, जब भी आपने देखना हो आप हमारे अकाउंट्स देख सकते हैं। फिर इन अकाउंट्स को ऑडिट होगा, जो हमारा कंपनी को ऑडिटर है हम उसी से इन अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे, और वो उसके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा। ये ऑडिट रिपोर्ट भी अकाउंट्स के साथ लगेगी। सारी कंपनी ऑडिट करवाएंगी सिवाय एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के जिसका 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल है, वो ऑडिट नहीं करवाएगी। फिर हम मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, हम मीटिंग से 21 दिन पहले मेंबर्स को खत भेजेंगे कि आज जो मीटिंग होने लगी है। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो हम एक उर्दू इंग्लिश अखबार में भी ऐड दे देंगे। ये नोटिस जब हम मेंबर्स को भेजेंगे तो साइमल्टेनियसली हम अथॉरिटीज को भी बताएंगे। लिस्टेड कंपनी एसईसीपी, स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार के पास 3 3 कॉपीज इन सारी चीजों की भेज देगी, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी खाली एसईसीपी के पास भेज देगी कि हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो इन सारे रिकॉर्ड्स के साथ, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट, ये 3 चीजें नॉर्मली सब भेजते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी उसके साथ अटैच कर दी जाएगी, ताकि वो सारी की सारी चीजें आप भेज दें। ये जितनी भी स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब रात में कन्वर्ट होकर पीडीएफ में आपके पास ग्रुप में आ जाती है। जैसे कल वाला डाटा रात में हमने पीडीएफ में गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया था।
टाइमलाइन क्या होगी एजीएम की? पहली एजीएम जो आप 16 महीने में करा सकते हैं, और सब्सीक्वेंट एजीएम आपने ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर करानी होती है। लेकिन अगर बीच में कहीं कैलेंडर ईयर खत्म हो जाए तो वो भी एक डेडलाइन है, क्योंकि हर एजीएम हर कैलेंडर में ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। तो अगर आपकी एक एजीएम एक्सटेंड होते हुए इतना आगे जा रही है कि आपका कैलेंडर ईयर यानी कि जो जनवरी से दिसंबर वाला ईयर है, अगर वो खत्म हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, आपको फिर 31 दिसंबर पे एजीएम करानी पड़ जाएगी। तो फर्स्ट एजीएम में ये कैद नहीं है, लेकिन सब्सीक्वेंट में आपने कैलेंडर ईयर को भी ध्यान में रखना है। इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है, 30 डेज तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। एससीसीपी के पास लिस्टेड कंपनियां अप्लाई करेंगी, बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगी। फिर इस एजीएम में मेंबर इकट्ठे होंगे और वो अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे, या वो अप्रूव करेंगे या वो अप्रूव नहीं करेंगे। दोनों केसेस में आपने अकाउंट्स उठा के फाइल कर देने। अगर अप्रूव किया तो खुशी से, और अप्रूव नहीं किया तो रीजन देनी है कि हमारे मेंबर्स ने क्यों नहीं अप्रूव किया। फिर रजिस्ट्रार देख लेगा कि कंपनी के साथ क्या करना है। तो ये रजिस्ट्रार के पास आप अप्रूव या नॉट अप्रूव हुए भी अकाउंट जमा कराते हैं, इसे फाइलिंग कहते हैं। तो जो आपने पहले नोटिस के साथ भेजा था वो फाइलिंग नहीं कहलाता। नोटिस के साथ आपने जस्ट ड्राफ्ट में भेजी थी चीजें, और अब आप फाइनल चीजें भेज रहे हैं रजिस्ट्रार को, तो ये फाइलिंग कहलाती है। सारी कंपनियां हर साल अपने अकाउंट जरूर फाइल करेंगी आफ्टर एजीएम, बट वो वाली कंपनी जो कि प्राइवेट है और 10 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल रखती है, उसको ये फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें। साथ सीएफओ की फजूल सी डेफिनेशन, सीएफओ वो बंदा जो तकरीबन वाली हरकतें करता है जो सीएफओ करते हैं। और फिर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल ईयर वो टाइम पीरियड है जिसके आप अकाउंट मेंबर्स के सामने रखते हैं, भले वो फुल ईयर है या नहीं। फिर तीसरा टॉपिक क्वार्टरली अकाउंट्स का आ जाता है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है कि लिस्टेड कंपनी ने अपने एनुअल के साथ साथ 3 और अकाउंट भी बनाने, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, क्योंकि फोर्थ तो उनका फुल ईयर है। तो फर्स्ट और थर्ड ये क्वार्टर के अकाउंट्स होते हैं, ये क्वार्टरली अकाउंट्स माने जाते हैं, और ये 3-3 महीने के बने हुए होते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वार्टर है उसमें हम 3 महीने के नहीं, हम 2 क्वार्टर जोड़ के 6 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं। हम उसको हाफ ईयरली अकाउंट्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें ना ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है ना रिव्यू कराने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सेकंड है यानी हाफ ईयर, उसको आपने अपने ही ऑडिटर से रिव्यू करवाना है, आईकैप और एससीसीपी के जो रूल्स है उनके मुताबिक। फिर ये आपने अकाउंट्स मेंबर्स के घर नहीं भेजने, आपने वेबसाइट पे अपलोड कर देने। कितने अरसे में? पहला और तीसरा 30 डेज में अवेलेबल कर देने, और दूसरा 60 डेज में अवेलेबल कर देने। मैं अक्सर इसमें एक टोटका बताता हूँ कि जितने महीने हैं उसके साथ सिफर लगा लें। जो पहला और तीसरा क्वार्टर है 3-3 महीने है, तो 3 के आगे जीरो लगा दें, तो 30-30 दिनों में अवेलेबल करने हैं। दूसरा क्वार्टर में 6 महीने हैं, तो 6 के आगे जीरो लगा दें, 60 दिनों में अवेलेबल करने हैं। चौथा क्वार्टर फुल ईयर है, 12 महीने हैं, तो 12 के आगे जीरो लगा दें, 120 दिनों में अवेलेबल करने होते हैं। तो एग्जैक्टली ये टाइमलाइन याद रखना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। इसमें आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर पिछले साल की एजीएम एक्सटेंड हुई है और उसकी वजह से इस दफा आपका क्वार्टर पहले आ रहा है और एजीएम का रिजल्ट बाद में आ रहा है, तो यू आर अलाउड कि आप फर्स्ट क्वार्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पे साइनिंग शाइनिंग भी उसी तरह से होगी, इसको उसी तरह से एससीसीपी वगैरह को भी भेजेंगे, बाकी सारी रिक्वायरमेंट वैसे ही है। लेकिन आपने मेनली करना ये है कि आपने वेबसाइट पर अवेलेबल करना है, फिजिकल नहीं देना। फिर भी कोई भूला भटका मेंबर कहे कि मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए, तो बगैर पैसे लिए उसको उसकी फिजिकल कॉपी भी भेज देनी है। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टॉपिक आता है जिसमें ग्रुप अकाउंट्स बनाने हैं। हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपनी तमाम सब्सिडरीज को अपने साथ कंसोलिडेट करेगी। ये फोर्स स्केड्यूल के मुताबिक और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक कंसोलिडेट करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों का ईयर एंड तकरीबन सेम हो, लेकिन अगर सेम नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 90 डेज से ज्यादा का है तो होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरी से कहेगी कि भाई आप मुझे इंटरम अकाउंट भेजो। होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड फर्स्ट करें जून में है और सब्सिडरी का ईयर एंड फर्स्ट करें जनवरी में था, तो आप सब्सिडरी से कहेंगे कि मुझे जनवरी से जून तक के एडिशनल अकाउंट्स बना के दो, मैंने कंसोलिडेशन करनी है। कैसे करनी है, क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स वगैरह के मुताबिक होगा और फोर्स शेड्यूल के मुताबिक होगा। और फिर आप एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप पूरे के पूरे ग्रुप को एज अ होल सिंगल एंटरप्राइज दिखाएंगे, आपके पूरे अकाउंट्स कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, पूरे ग्रुप की इनकम कितनी है, और वो बाकी सारी बातें FR2 के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं कि हमने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में ये भी बताना है कि हमारी अगर किसी सब्सिडरी से हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली और वो सब्सिडरी पे ऑडिटर को एतराज करके गया था या कोई चीज हाईलाइट करके गया था, तो आपने ग्रुप अकाउंट्स में उसका भी जिक्र करना। देन एससीसीपी ने कहा कि हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे इस सेक्शन के अंदर। हम आपको एक्सटेंडेड टाइम अलाउ कर देंगे एजीएम करवाने का, अकाउंट बढ़ाने का। अगर आप 2 ईयर एंड को जोड़ना चाहते हैं तो हम अपने सारे रूल भूल जाएंगे और हम आपकी सुन लेंगे। इस सेक्शन में एग्जाम्पशन मिल जाती है अगर एक होल्डिंग कंपनी है प्राइवेट और एक उसकी सब्सिडरी है,
और दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसकी सब्सिडरी भी बेचारी गरीब सी कंपनी है और दोनों का कैपिटल भी 1 मिलियन से नीचे है, तो दोनों अपने अकाउंट जोड़ के को बहुत बड़ा तूफान नहीं मचा देंगे। लॉ ने एग्जाम्पशन दे दी है। उसके अलावा आप SECP से इजाजत लेके भी इस सेक्शन में से कुछ रिक्वायरमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है डायरेक्टर रिपोर्ट। तमाम डायरेक्टर साल के एंड पे डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। ये डायरेक्टर रिपोर्ट हर कंपनी में बनेगी, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनमें नहीं बनेगी। ये बनेगी कहाँ? सारी पब्लिक कंपनियों में बन जाएगी। वो प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक के अंडर होती है वो भी बनाएंगे, और वो प्राइवेट जो 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल रखती है वो भी बनाएंगे। तो सिर्फ एक ही तरह की कंपनी नहीं बनाएगी, वो प्राइवेट कंपनी जिसकी होल्डिंग भी पब्लिक नहीं है और जिसका पेडअप कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर नहीं है, तो बहुत छोटी कंपनी जिसके ऊपर कोई होल्डिंग पब्लिक नहीं है, उसको उन्होंने कहा है कि आप जो है वो फिर इससे एग्जाम्पशन है। इसको ऑथेंटिकेट कौन करेंगे? वही लोग जो अकाउंट्स को वो करते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर उसको साइन करेंगे। फिर आगे जो स्पेशल बात आती है वो इसमें क्राइम क्या करना है। डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट किताब ने हमें बताए हैं। कुछ कंटेंट हैं जो सारी तरह की कंपनियों में होने चाहिए कि कंपनी के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, डिविडेंड कैसे हैं और कंपनी के रिजर्व में क्या मूवमेंट है। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक या उनकी सब्सिडरी है तो फिर क्या होगा? ये जो 1 और 2, ये 1+2 ऐड हो जाएगा, यानी कि पब्लिक कंपनियां वो पहली 3 बातें तो बताएंगी बताएंगी, उसके बाद ये बाकी बातें बताएंगी, डायरेक्टर्स के नाम बताएंगी, ईयर एंड के बाद क्या चेंजेस आई हैं, उनके बिजनेस में, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी के बिजनेस में, इन्वेस्टिंग कंपनी में क्या क्या चेंजेस हैं, ऑडिटर को एतराज तो नहीं लगा के गए, अर्निंग पर शेयर कितनी है, कंपनी का अगर लॉस है तो उसकी क्या रीजन है और क्या फ्यूचर में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी अगर मुल्क से बाहर है तो वो कौन से मुल्क में है, कोई लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं किया, डायरेक्टर की रिमुनरेशन क्या और डायरेक्टर के कंट्रोल्स वगैरह अच्छे किस तरह के बने हुए हैं। अगर कंपनी लिस्टेड भी हुई तो लेवल 3 पे आ जाएंगे, इसमें 1+2+3 ये सारे के सारे कंटेंट ऐड हो जाएंगे। फिर आपने बताना है कि कंपनी की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस के ट्रेंड्स हैं, सेल्स वगैरह के, परचेज के ग्राफ चार्ट्स, वो आप दिखाएंगे। कंपनी ने अपने एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट किया, कंपनी ने अपनी समाजी जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अदा की या नहीं की, फाइनेंशियल कंट्रोल्स में डायरेक्टर ने कितना अच्छा रोल प्ले किया, और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो क्यों नहीं डिविडेंड के तौर पे बांटे, और क्यों, कहाँ रख लिए, उसका क्या फायदा होगा। तो ये चीजें हैं जो आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में शेयर करनी है। प्योर क्रैमिंग वाला टॉपिक है और आईकैप अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी कर ही लेता है क्योंकि उसमें क्रैमिंग है। आखिरी चैप्टर में टॉपिक आता है एनुअल रिटर्न। हर कंपनी सालाना अपना एक एनुअल रिटर्न भेजेगी। एनुअल रिटर्न इज एनुअल समरी भेजनी है आपने डिफरेंट चीजों की। इसको हम एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी कहते हैं। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अपना अपना फॉर्मेट है, वो एक एनुअल रिटर्न भेजेंगे जब साल खत्म होगा। साल खत्म होने का मतलब है जब उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो उसके बाद वो एक एजीएम कराते हैं। आपने एजीएम पे जो अपडेटेड डाटा है वो आपने भेज देना है। इसमें आप शेयर होल्डर्स की लिस्ट भेजते हैं, अपने ऑफिसर्स के नाम बताते हैं, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताते हैं, अपना ऑथराइज पेड अप कैपिटल के बारे में बताते हैं, अपने लोन्स के बारे में बताते हैं, अपने डिबेंचर होल्डर्स के बारे में बताते हैं। एक बड़ी लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेबस में नहीं है, काफी इन्फॉर्मेशन आप इसमें बताते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन एज एट एजीएम अपडेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एजीएम ही कैलेंडर ईयर से आगे जा रही है तो फिर 31 दिसंबर पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे और ये आपने रजिस्ट्रार को भेजनी है। हर कंपनी ने भेजनी है, लेकिन अगर पिछले साल और इस साल में कोई चेंज नहीं है, वही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोटिस दे दें कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है। और अगर एक एसएमसी है या छोटी प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से कम है तो उसको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि चेंजेस नहीं है, वो खामोशी से बैठी रहे तो रजिस्ट्रार खुद से ज्यूम कर लेगा कि चीजें ओके चल रही। तो ये एक मीडियम साइज चैप्टर है जिसमें दरमियानी सी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। और इस वक्त हम जंग लड़ते लड़ते थोड़ा सा अपनी बाउंड्री ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। घबराए तो नहीं बैठे? आज तो हमने पढ़ना है ना बहुत सारा, कफन बांध के आए हैं। ठीक है जी, लीजिए जी। चीफ एग्जीक्यूटिव रजा एंटरप्राइजेस के एक लिस्टेड कंपनी है, वो मुल्क से बाहर है फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स में, तो बताएं कि फिर साइन शाइन कौन करेगा। रट्टे वाला सवाल था लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व कर दिया तो उसको टाइप 2 कह देते हैं। तो आप कहेंगे भाई वो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क से बाहर है तो उसकी जगह एक और डायरेक्टर साइन कर देगा। सिर्फ यही रीजन अलाउड है कि वो मुल्क से बाहर, और फिर आप बताएंगे कि क्यों किसी और डायरेक्टर ने साइन किए। 3 नंबर के लिए एक मुफ्त का सवाल आपको दे दिया। एजीएम एक कंपनी की होल्ड हुई है 31 अक्टूबर 2009 को, लेकिन कुछ वजह से मेंबर्स ने अकाउंट्स को अडॉप्ट नहीं किया। बताएं कंपनी क्या करेगी, और फाइलिंग से रिलेटेड जो है वो आपने बता देने रूल्स।
तो आपको पता है मेंबर्स अप्रूव करें या ना करें, हमने अकाउंट फाइल करने हैं तो हम कहेंगे हर कंपनी अकाउंट फाइल करेगी, उससे नीचे वाली कंपनी अकाउंट फाइल नहीं करेंगी। अगर मेंबर्स ओके नहीं कर रहे तो आपने अकाउंट फाइल करते हुए रीजन भी बतानी है कि आपने मेंबर्स ने कौन से पॉइंट पे एतराज किया। टाइप 2 सवाल, आपको सीएफओ अपॉइंट किया गया कंपनी का और आपने बताना है कि कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन करने होते हैं। तो अगर आपको चपरासी भी अपॉइंट किया होता तो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड वही होते। तो आपके सीएफओ की अपॉइंटमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो ये खाम खाना लोगों को डराने के लिए वो खाम खा किरदार ऐड कर देते हैं और लोग उसको देख के समझते हैं कि कोई लॉजिकल सवाल है। तो सी लॉ में किसी भी दरमियाने लॉजिकल साइज के सवाल को देख के भी ये नहीं सोचना कि वाकई लॉजिकल होगा। पूरे पेपर में मुश्किल से 2 या 3 प्रॉपर लॉजिकल सवाल मिले, बाकी सिर्फ डराने के लिए होंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा उन्होंने रटा पूछा। तो टाइप 2 सवाल, डिस्क्राइब द contents ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट टू बी अटैच विद बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक बोल दिया तो 1+2 वो लिखेंगे। कोई किरदार नहीं है तो सीधा सीधा टाइप 1 सवाल है, कोई प्रीफेस देने की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट्स उठा के छापते हैं 10 नंबर के लिए। डिस्क्राइब द फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय अनलिस्टेड कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल भी 10 मिलियन से कम है, बिफोर एंड आफ्टर एजीएम। एजीएम से पहले क्या करेगी, एजीएम के बाद क्या करेगी। तो एजीएम से पहले नोटिस नोटिस भेजने वाला सारा प्रोसेस है, ऑडिट ऑडिट करवाना है, और एजीएम के बाद अकाउंट्स फॉरवर्ड करने वाला। चूंकि ये लेस देन 10 मिलियन है और क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है। अब अनलिस्टेड कंपनी और ये प्राइवेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर ये अनलिस्टेड कंपनी होगी तो फिर इसने तो फिर भी भेजना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनियों ने भेजना है। प्राइवेट 10 मिलियन से कम होगी तो उनको एग्जाम्पशन है। तो बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये चीज ऐड की। तो हम ऐसे टाइप 1 सवाल करेंगे कि आपने एजीएम के नोटिस वाला प्रोसेस बता देना है और आगे वाला प्रोसेस बता देना है। एसक्यूएल प्लास्टिक लिमिटेड होल्डी ओन सब्सिडरी एक फॉरेन कंपनी की और कराची में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता दें कंपनी का। अगर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस लालू खेत में हो, कबीर वाला में हो, गजूमता में हो, तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही है जो आपको पता है। लेकिन चूंकि एसक्यूएल का जिक्र आ गया तब आप क्या कहेंगे, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। इतनी इंग्लिश जरूर यूज कर लेनी है, सवाल में से इंग्लिश उठा के थोड़ा सा रीड्राफ्ट करके उनका किरदार बीच में फिट कर दिया कि उनका थोड़ा सा जरा भरम रह जाए कि हमने किरदार डाला था, और नीचे अपना वही माय बेस्ट फ्रेंड जो रट्टा मारा हुआ है। State the condition the director shall be required to comply with if they want to keep the books of account as SQL factory located in Peshawar। अगर वो जगह चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो 7 दिन वाली बात आपको पता है, बस एसक्यूएल को बीच में इल्जाम देके जवाब देते हैं। नरेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन साइन करेगा, टाइप 1 सवाल। एक लिस्ट आपके पास प्रोसीजर्स की दी हुई है। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन बताएं जो कि डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिक कंपनी में देनी होती है हमें। 1+2 9 नंबर का सवाल। एपेक्स पेट्रोलियम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और वो लॉसेज इनकर कर रही है काफी अरसे से। कुछ शेयर होल्डर का मानना है कि मैनेजमेंट जो है कंपनी के रिसोर्सेज को मिसयूज कर रही है और इसकी वजह से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। आप शेयर होल्डर्स को बताएं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो आपने कहना नहीं भाई शेयर होल्डर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते अनलेस के लॉ इजाजत दे, या तुम जनरल मीटिंग में अप्रूव करा लो या डायरेक्टर्स की मीटिंग में। लेकिन डायरेक्टर आर ऑथराइज, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो डायरेक्टर से फरमाइश कर लो, वो तुम्हारे बिहाफ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर का सवाल, इंस्पेक्शन का पूरा सेक्शन पूछा है सिर्फ किरदार ऐड करके। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप रजिस्टर ऑफ ए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। बताएं कब ये प्रॉपर नहीं होंगी, जब ये कंपनी के अफेयर सही से नहीं बताएंगे। हमने कहा था प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुए हैं जो कंपनी के अफेयर सही से बताएं। तो जो अफेयर से सही से ना बताएं, और कब कंपनी को समझा जाएगा कि ब्रांच ऑफिस के बारे में उसने अकाउंट सही से रखे हैं, तो जब वो अकाउंट ब्रांच पे रखे होंगे और पीरियोडिकल समरियां कहाँ पहुंच रही होंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस या वो उस वाली प्लेस में। तो ये तो बिल्कुल ही कोई किरदार भी नहीं था, टाइप 1 सवाल। कंपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन में है। कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे आपने बताना है कि अप्रूवल ऑफ साइनिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या रूल्स है। टाइप 2 कह सकते हैं, हालांकि कंपनी का नाम भी अभी नहीं पता, लेकिन क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपने जरा मशवरा देना है। आप शार्ड लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है। डायरेक्टर अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं, छोड़ें नीचे पढ़ते हैं पूछा क्या है। पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन देयर रिपोर्ट फॉर सबमिशन टू द मेंबर्स। डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे और कौन सी कंपनी है। कभी पब्लिक कंपनी 10 नंबर के लिए, कभी पब्लिक कंपनी 9 नंबर के लिए, और कभी खाली लिस्टेड कंपनी। और खाली लिस्टेड का क्या मतलब है, तीनों 1+2+3।
तो नंबर आर नेवर इंडिकेटिव कि मैंने ज्यादा लिखना है या कम लिखना है। इंडिकेटिव इज वो पूछ क्या रहे हैं या आपको कितना डर लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार ज्यादा पूछ रहे हैं तो कम नहीं लिखना रट्टे वाले सवाल में, फिर क्या करना है, ज्यादा लिखना है। तो नंबर से ये डिसीजन कभी भी नहीं लेना। टाइप 2 सवाल, आप शार को थोड़ा सा दागदार कर देंगे हम बीच में उसका नाम लेके, और नीचे हम अपनी बातें। प्लूटो प्राइवेट लिमिटेड, उसका पेड अप कैपिटल है 10.4 मिलियन और उसने अपने अकाउंट्स रखे हैं एजीएम के सामने। बताएं उसको फाइल करने की क्या रिक्वायरमेंट। सीधा सीधा सा आप देख रहे हैं इस चैप्टर में अभी तक कोई प्रॉपर टेक्निकल सवाल ही नहीं आया और आना भी नहीं है गालबन। रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो अपने फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में किस तरह से प्रेजेंट करे और क्या इनको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। तो फर्स्ट वाले केस में आपको 16 महीने का टाइम पता है, और ऑडिट करवाएं या ना करवाएं, प्राइवेट कंपनी कब ऑडिट नहीं करवाएगी, जब 1 मिलियन से कम होगी। तो आपने वो वाली सारी बात बता देनी है यहाँ पे। JL was incorporated as a public company on 1st February 2018 and was authorized by registrar to commence business from 1st April 2018। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिवाइडेड हैं कि हम फर्स्ट जनरल मीटिंग कब करवाएं। दो डायरेक्टर ये मानते हैं कि 30 सितंबर को होनी चाहिए, जबकि ज्यादातर कहते हैं कि 30 अक्टूबर 2018 को हो जानी चाहिए। कब पैदा हुई है जी ये, 1 फरवरी 2018। और पहली एजीएम हम कब तक करा सकते हैं, 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 1 फरवरी से अगले साल के 1 फरवरी में 12 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। तो 1 जून डेडलाइन बन जाएगी। अच्छा, और डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 30 सितंबर को कर लो और कुछ कह रहे हैं 30 अक्टूबर को कर लो। अब सवाल क्या है जी, बताएं आप मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एग्री करते हैं या अदर टू डायरेक्टर्स एग्री करते हैं। हाँ जी, किससे एग्री करते हैं, दोनों से एग्री करते हैं। पुराने जमाने में इसकी टाइमलाइन फर्क हुआ करती थी, इसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से भी गिनती होती थी, लेकिन अब वो वाली गिनती ही खत्म हो गई। तो अब ये सवाल इतना कंफ्यूजिंग रहा ही नहीं। तो आप एग्री कर रहे हैं कि 30 सितंबर 2018 पे भी हो सकती है, 30 अक्टूबर 2018 पे भी हो सकती है। ईयर एंड बताया सवाल ने, ईयर एंड भी नहीं बताया। अच्छा, और फर्स्ट जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बोला, फर्स्ट जनरल मीटिंग बोला। हम आगे एक और चैप्टर में जाएंगे जहां हम समझेंगे कि एक और मीटिंग भी होती है, वो कई दफा एजीएम से भी पहले हो जाती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। वहां कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से भी टाइम काउंट करना होता है। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये मीटिंग के अंदर जाके जब वो वाला रूल देखेंगे तो उसके साथ ये सवाल थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आंसर हो सकेगा। बहरहाल फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज में बता देता हूँ, वहां वो कहते हैं आपने इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन, उससे आगे नहीं जाना। तो 1 फरवरी को अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो 9 मंथ पूरे कब होंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 1 नवंबर तक कर दें चलेगा। कमेंसमेंट बिजनेस कब हुई है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से आगे 180 दिन, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं 6 महीने का, और उसके बाद एक दो तीन दिन की एडजस्टमेंट कर लें, तो 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर पे तकरीबन 180 दिन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में 180 दिन नहीं होते, 182, 183 दिन होते। तो इसका मतलब ये है कि शायद फिर ये जो अक्टूबर वाला मामला है, ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो जब हम वो गिनती समझ लेंगे तो फिर ये वाला सवाल आंसर हो सकेगा। तो ये सवाल कंबाइंड नॉलेज से आंसर होगा इस चैप्टर की और मीटिंग वाले चैप्टर के। What would be your opinion in one above if director want to hold first general meeting on 25 सितंबर 2018? अगर 25 सितंबर होता तो क्या होता, 25 सितंबर होता फिर तो बिल्कुल ही कहानी इजी हो जाती, फिर तो कोई मसला नहीं था, कोई क्लैश नहीं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा गलत क्लासीफाई हुआ है, ये यहाँ के बजाय स्टैचुरी मीटिंग वाली जगह से ज्यादा बेहतर आंसर होगा। तो वाहिद लॉजिकल सवाल जो हमें नजर आया वो इस चैप्टर का था ही। अंडर प्रोविजन कंपनीज एक्ट, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर रिपोर्ट बनाए। तो बताएं कौन से मैटर लिस्टेड कंपनी के अंदर अब इन above list the matter which are required to be included in business review section of the director report of listed company। लिस्टेड कंपनी का जो अपना खास पोर्शन है उसमें क्या बात होती है। अब इन्होंने पूरे कंटेंट नहीं पूछे, सिर्फ उसके अपने जो 5 कंटेंट हैं वो पूछे। तो जब इतना पूछा तो हमने इतना ही बताना है। अंडर कंपनीज एक्ट टाइम फ्रेम बताएं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उनकी फाइलिंग की बात बताएं। 2 नंबर का रटे वाला सवाल।
लिस्ट एनी 10 कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के 5 नंबर के लिए क्रैमिंग वाला सवाल, टाइप 1 सवाल। एजीएम ओपन लिमिटेड की होने जा रही है इस वक्त और तमाम एजेंडा प्रेजेंट हुआ है एक्सेप्ट फॉर अडॉप्शन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ क्या होगा अगर अकाउंट्स नहीं अडॉप्ट हुए तो क्या होगा? तो हमने रजिस्ट्रार को फिर भी फाइल करने और बताना है कि हमारे अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुए। तो ये टाइप 2 सवाल हो गया किरदार के साथ, ऊपर वाला टाइप 1 सवाल। रफ्तार अभी भी स्लो है, मुकाबला सख्त है। ड्रेड लिमिटेड सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एडवाइस ऑल द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन डिस्पैच। ऊपर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी सारी बातें बतानी है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? ईयर एंड ये है, उसको ऑडिट हो रहा है जो कंप्लीट होगा, और मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टर एंडेड 28 फरवरी की 2 हफ्ते में प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास एक क्वार्टरली अकाउंट्स और एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जरा बताएं इनकी टाइमलाइन क्या है और इनकी डिस्पैच रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपसे फुल ईयर की भी पूछी हुई है और फर्स्ट क्वार्टर की भी पूछी है, और अब जब दोनों पूछ लिए तो वो वाली बात भी बता देनी है कि अगर एजीएम हमारी डिले हो जाएगी तो हम एक्सटेंशन ले लेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये टाइप 2 सवाल। अंडर कंपनीज एक्ट लिस्ट द मैटर जो कि आपने बिजनेस रिव्यू सेक्शन में देना है, आहिस्ता आहिस्ता आई कैप मुनासिब होते हुए। क्वार्टरली अकाउंट्स का टाइम फ्रेम बताएं, अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन बताएं, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन बताएं। पूरा का पूरा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन पूछ लिया। प्रोविजन रिलेटेड टू अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना लेटेस्ट के करीब आ रहे हैं उतने ज्यादा रटे वाले सवाल शुरू हो गए। लिस्ट एनी 10 कंटेंट्स डायरेक्टर रिपोर्ट के पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के जो कि आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बताएं, और प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर फर्स्ट एजीएम जो है वो हुई है। एज्यूम करें कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसमें आपने बताना है प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान टू कन्वीन द फर्स्ट एजीएम ऑन 8 दिसंबर 2000 8 दिसंबर 2023 को वो करने लगे हैं। आपने प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट बतानी है। तो आप बताएंगे कि इससे 21 दिन पहले नोटिस देना है, और जब ये ओके हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको फाइल कर देना है बाद में रजिस्ट्रार के पास। तो ये इन्होंने टाइप 2 और पहला वाला टाइप 1 सवाल था। टाइम फ्रेम हाफ ईयरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टाइम फ्रेम पूछा है, और अप्रूवल ऑथेंटिकेशन पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन पूछा है। तो आधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सब वो पूछ लिया एरिया, और आधा क्वार्टरली के अंदर जो हमने हाफ ईयर की बात पढ़ी है वो पूछ ली। स्टेट द मैटर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर अ लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब लिस्टेड वाले अलग से भी पूछे हैं और पब्लिक अनलिस्टेड के अलग से भी पूछे हैं। तो एक दफा सारे कंटेंट पूछ लिए लिस्टेड के, उसके अलावा इन्होंने दोनों को अलग अलग रखा है। आखिरकार लॉजिकल सवाल सामने आ रहा है। एसएल इनकॉर्पोरेट ये एक अनलिस्टेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में है, आउटलेट्स कराची, लाहौर, पता नहीं कहाँ कहाँ है, और दुबई में भी कुछ है। 5 सितंबर को एजाज आलम एक मेंबर है, मुल्तान में रहता है। उसने रिक्वेस्ट दी है कि उसने इंस्पेक्ट करना है कंपनी की कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट जो मुल्तान ऑफिस की हैं, और उसने कॉपीज भी मांगी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिछले 15 साल की। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि एजाज आलम ने जो रिक्वेस्ट की है क्या वो वैलिड है, और फिर आप वेरियस रिक्वायरमेंट्स बताएं लॉ की जो आपने देखनी है। उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फजूल है, और उसके अलावा फिर 10 साल तक रखने की, उसको इजाजत मिलने की, वो सारी बातें हम यहाँ पे बता सकते हैं। अंडर कंपनीज एक्ट स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। फर्स्ट केस में वो जो 16 महीने और वो जो वाली सारी बातें हैं वो आपसे हमने पूछ ली। तो तकरीबन थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा रटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लॉजिकल ये भी नहीं हो सका। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल कब होता? जब वो एक पूरी सिचुएशन बताते हैं, फिर वो उसकी कोई टाइमलाइन बताते हैं, फिर उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं भाई लॉ ये कहता है, फिर कहते हैं तुम देखो क्या हरकतें कर रहे हो, फिर हम जवाब देने की तरफ आते हैं। इधर उन्होंने आपसे बस प्रोसीजर ही पूछते चले गए कि अच्छा प्रोसीजर ही बता दो, हाँ या ना में तो सिर्फ ये पूछा है कि वो जो वो बंदा उसका क्लेम सही है या नहीं है, और लॉ खुद ही से पूछ लिया। तो अगर आपका फिर भी मूड खराब हो जाए तो इसे लेवल 3 कर देते हैं। चले, कोई तो टाइप 3 भी हो ना, आपको बुरा तो ना लगे। एज्यूम कि आज 15 दिसंबर है, ठीक है मान लेते हैं। 30 नवंबर 2024 को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग प्लान की, लेकिन कुछ वजह से हम उसको नहीं कर सके, और अब हमें लग रहा है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक नहीं हो पा रही।
डेडलाइन बताएं एनुअल रिटर्न की, और एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न के बारे में आप बताएं। तो ऊपर जो भी थी आपने बताना है कि एनुअल रिटर्न कब होती है, अगर तो एजीएम हो जाए तो एजीएम से आगे काउंटिंग होती है, और अगर एजीएम ना हो पाए तो 31 दिसंबर से आगे काउंटिंग होती है। एक्सटेंशन ले सकते हैं, जैसे वहां 30 डेज की एक्सटेंशन अगर एजीएम में है और उसी वजह से आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। अदरवाइज अगर ईयर खत्म हो रहा है, कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है, तो फिर आपको लाजमी करनी है। कहानी खत्म। एक हमें जनरल लॉजिकल सवाल मिला जो मेरे नजदीक टाइप 2 है, लेकिन आप लोगों के चेहरों पे तासुरात बदलते मैंने देखा। आपने कहा लॉजी सर तो हर चीज ही टाइप 2 में डाल रहे हैं, तो चलें सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए उसको टाइप 3 कह देते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश कम है और मुकाबला सख्त है। पहले सेशन में थोड़ी सी हमारी वो शुरू वाली स्टार्टिंग डिस्टर्बेंस भी थी, और हमने शुरू वाले सवालों पे थोड़ा सा फेज भी बनाया कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो आगे हम थोड़ा सा तेज रहेंगे, लेकिन वो तेज तब रहेंगे जब आप फ्रेश रहें। कल हम लोगों ने एक ब्रेक की थी, लेकिन आज हम 2 ब्रेक कर देंगे, तो आप लोग दोबारा से मुझे 1 घंटा फिर से सुनने की पोजीशन में आ जाएंगे, और आखिरी वाले को हम एक्सटेंड कर देंगे। तो इंतजामिया हमें कुछ कहेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा शुरू वाला सेशन भी डिस्टर्ब हुआ था, और आप लोग भी कुछ नहीं कहेंगे क्यों, आप लोगों के लिए तो हो रहा है। ठीक है, तो एक ब्रेक करते हैं, थोड़ी छोटी ब्रेक कर लेते हैं, 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, और 10 मिनट बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं। ये सामने वाली घड़ी पे 3:16 हो रहा है, लेकिन इसमें और हमारा क्लैश